जब मैं जेल से रिहा हुआ तो मेरे साथी कैदियों के चेहरों पर खुशी साफ छलक रही थी। वे मेरी रिहाई का जश्न मनाने के लिए ढोल नगाड़े बजाने को बेताब थे। इसकी वजह क्या थी? 5 साल पहले घर लौटते समय मैंने एक लड़की की जान बचाई थी जो बेहोश हो गई थी। लेकिन धन्यवाद देने के बजाय उस अमीर लड़की को बचाने की कोशिश में, जिसने असल में उसे नुकसान पहुंचाया था, उसने मुझ पर लूट और हत्या की कोशिश का झूठा इल्जाम लगा दिया। वो मुझे अदालत तक घसीट ले गई, जिसके चलते मुझे 5 साल की जेल की सजा हुई। उसे लगा था कि मैं एक बेकार और मामूली सा इंसान हूं। अगर मैं कभी जेल से रिहा भी हो गया तो भी अपनी बाकी जिंदगी एक गरीब और नाकाम इंसान के तौर पर ही बिताऊंगा और हमारी राहें फिर कभी नहीं टकराएंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस दिन इस शरीर का असली मालिक जेल में डाला गया था, ठीक उसके अगले ही दिन मेरी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश कर लिया था और इस तरह मैंने जेल की उन दीवारों के पीछे 5 साल बिताए। जब आखिरकार मेरी रिहाई का दिन आया तो मेरे साथी कैदी बेहद खुश नजर आ रहे थे, जैसे वे मेरी विदाई का जोरदार जश्न मनाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते थे। ये देखकर मैंने शर्मिंदगी से अपनी नाक खुजाई। क्या मेरी मौजूदगी ने सचमुच उनके मन पर इतना गहरा असर डाला था? जैसे ही मैं जेल के दरवाजे से बाहर कदम रख रहा था, पास में खड़ी एक मर्सिडीज बेंज एग्जीक्यूटिव वैन से एक जवान और खूबसूरत महिला बाहर निकली। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। वो खूबसूरत थी, शायद कुछ ज्यादा ही खूबसूरत। हेलो मिस्टर लिन। उस महिला ने मेरी चंचल और परखने वाली नजर पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वो शांति से मेरे सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं शेन रॉक्स हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम्हें यकीन है कि हम पहले कभी मिले हैं? मैं शेन रक्सी के बेहद खूबसूरत चेहरे को घूरता रहा और उसे हाथ मिलाने के लिए मैंने कोई हरकत नहीं की। लिन फैंक, उम्र 22 साल, जिसे स्वर्गीय जेल का अराजक दानव कहा जाता है। तुम एक बार देश के सबसे अमीर टकून के लिए गुप्त रूप से काम करने गए थे, सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें अपनी बेटी से शादी करने और अपनी पूरी दौलत विरासत में देने का प्रस्ताव दिया था। फिर भी तुमने उसे मना कर दिया, ये शिकायत करते हुए कि उसकी बेटी के पैर छोटे हैं और ये कहते हुए कि उसके परिवार की पूरी दौलत भी तुम्हारी खर्चीली फरमाइशों को पूरा करने के लिए काफी नहीं होगी। तुमने तो दुनिया के हत्यारों के राजा को भी धूल चटा दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने भीड़ में तुम्हारी तरफ एक नजर डाली थी। उसे एक ही थप्पड़ से हवा में उछाल दिया और लगभग मौके पर ही मार डाला था। शेन रोक्स ने एक स्थिर एकसार लहजे में बात की। इन विवरणों को शब्द दर शब्द दोहराते हुए, अगर मुझे अपनी खुफिया जानकारी पर पूरा भरोसा न होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करती कि जो आदमी इस जेल में दाखिल हुआ था और जो आदमी इससे बाहर निकल रहा है, वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तुमने मेरे बारे में इतनी बारीकी से छानबीन की है। अगर तुम मुझे कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए तो मुमकिन है कि तुम इस मुलाकात से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने अपनी आंखें और सिकोड़ ली, शेन रोक्स पर एक ठंडी खौफनाक नजर जमाते हुए। मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ जिज्ञासावश किसी अजनबी की छानबीन करने के लिए इतनी हद तक जाएगा। मैं एक वेंचर कैपिटल फर्म का प्रतिनिधित्व करती हूं। मैं तुम्हारे साथ एक साझेदारी पर चर्चा करना चाहूंगी। शनक्सी को ऐसा महसूस हुआ मानो उसे किसी सोए हुए दानव ने निशाना बनाया हो जो अभी अभी जागा हो। फिर भी वह अपनी शांति पूरी तरह से बनाए रखने में कामयाब रही। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान का जरा सा भी निशान नहीं मिटा था। यजिंग का शेन कबीला पूरे देश के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक। स्वर्गीय जेल से जुड़ी एक जानकारी तुरंत मेरे दिमाग में कौंध गई। मैंने सुना है कि तुम शेन कबीले की बेटी होने के नाते देश के व्यापार जगत में नई पीढ़ी की रानी के रूप में जानी जाती हो। मिस्टर लिन, तुम सचमुच बहुत विशाल ज्ञान के धनी व्यक्ति हो। शेन रोक्सी ने हल्के से सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। अगर तुम मेरे दिल में दबे एक खास संदेह को दूर कर सको तो मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करने पर विचार कर सकता हूं। क्या संदेह? शेन रोक्सी ने तुरंत पूछा। 5 साल पहले मुझे धोखे से जेल में डाल दिया गया था। मुझे स्वर्गीय जेल में क्यों कैद किया गया था? ठीक उसी पल मेरे मन में झाओ याकी के चेहरे की तस्वीर उभर आई। उसके चेहरे पर एक बुरी भाव थी और उसकी आंखों में एक तीखी खतरनाक चमक थी। 5 साल पहले जब मैं घर लौट रहा था तो मेरी मुलाकात झाओ याकी और उसके बॉयफ्रेंड सुनहो से हुई। वे दोनों आपस में जोरदार बहस कर रहे थे।
तभी एक हादसा हो गया। सुनहऊ ने अनजाने में झाऊ को जमीन पर धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वह सदमे में चली गई। घबराकर सुनहऊ ने मुझसे, जो उस समय बस वहां से गुजर रहा एक राहगीर था, मदद की गुहार लगाई। उस समय मैं एक नेक दिल इंसान था। बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन होश में आने पर झाऊ याकी ने जरा भी एहसान नहीं माना। इसके बजाय सुनाव के उकसाने पर उसने मुझ पर ही पलटवार कर दिया और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि झगड़े के दौरान मैंने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई थी। आखिरकार मुझे बेकसूर होते हुए भी जेल में डाल दिया गया। मैं भी उस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई जानना चाहूंगी। शेन रक्स ने एक कड़वी मुस्कान दी। तियान्यू शिया साम्राज्य की सबसे रहस्यमयी जेल है और मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके आधार पर सुनाओ और झाऊ याकी का कोई खास रिश्ता नहीं है। उन्हें तो छोड़िए, जिनके पास आपको उस रहस्यमयी तियान्यू जेल में डलवाने की ताकत हो, उन्हें तो शायद यह भी नहीं पता होगा कि ऐसी कोई जगह मौजूद भी है। अगर ऐसा है तो फिर साझेदारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर बातचीत जारी रखने में मेरी सारी दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। मिस्टर लिन, भले ही साझेदारी मुमकिन ना हो, लेकिन शायद हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। शेन रोक्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे याद है कि आपका घर जियांगजो शहर में है। इत्तेफाक से मैं भी जियांगजो ही जा रही हूं। अगर आपको मेरे से कोई परहेज ना हो तो आप मेरे प्राइवेट जेट में मेरे साथ चल सकते हैं। आप इतनी उत्साह दिखा रही हैं तो मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैंने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। 4 घंटे बाद शेन रक्स का प्राइवेट जेट जंगजो हवाई अड्डे पर उतरा। प्राइवेट जेट केबिन में बने बेडरूम के अंदर मैं नरम और विशाल बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था और शेन रोक्स की मद्दोश कर देने वाली खुशबू को अपनी सांसों में भर रहा था। एक ऐसी खुशबू जो खून में हलचल मचा देती थी और जो बिस्तर पर अभी भी महक रही थी। मैंने आलस भरे अंदाज में अंगड़ाई ली और फिर धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। बढ़िया बिस्तर है, अफसोस कि तुम इसे मेरे साथ शेयर करने के लिए यहां नहीं थी। मैं बेडरूम से निकलकर मेन केबिन में आया और मजाकिया लहजे में ये बात कही, तो मैं मान लूं कि मेरे मामलों की तुम्हारी जांच अभी खत्म नहीं हुई है। मैडम, यह आदमी बहुत ज्यादा घमंडी है। एक तेज बॉब कट बालों वाली औरत अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई। वो साफ तौर पर नाराज लग रही थी। वो शेन रक्स की असिस्टेंट थी, जिसका नाम लीन शियावान था। जो आदमी तियान्यू की चारदीवारी के अंदर सबसे ऊपर राज करने की काबिलियत रखता हो, उसे घमंडी होने का पूरा हक है। शेन रक्स मेरी दूर जाती हुई परछाई को देखती रही। उसकी आंखों में एक सुनहरी चमक गौध रही थी। मुझे यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब शिया किंगडम, और सच कहूं तो पूरी दुनिया, उसके जेल से छूटने की खबर सुनकर कांप उठेगी। मैं भी उसे ये कारनामा करते देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। लिन शियावान पूरी तरह हैरान होकर मुझे देखती रही जब मैं सीधे केबिन के दरवाजे से बाहर निकल गया। केबिन के ठीक बाहर प्राइवेट जेट के पिछले हिस्से से जुड़े बोर्डिंग ब्रिज पर झायाकी खड़ी थी। वही औरत जिसने मुझे खसाकर जेल भिजवाया था। अब वो एक मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी और लाइव स्ट्रीमर बन चुकी थी और उसके आसपास उसके असिस्टेंट और बॉडीगार्ड मौजूद था। मैं अभी अभी जेट ब्रिज से निकलकर एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ बढ़ रहा था। आखिर कब मैं अपना खुद का एक प्राइवेट जेट खरीद पाऊंगा? जैसे ही झाऊ याकी जेट ब्रिज से बाहर निकलने लगी, उसने शेन रक्स के प्राइवेट जेट की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ तौर पर जलन झलक रही थी। इत्तेफाक से ठीक उसी पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी जब मैं जहाज से नीचे उतर रहा था। उसकी नजर के रास्ते में थोड़ी रुकावट थी, इसलिए वह सिर्फ मेरी आधे चेहरे को ही देख पाई। ये आदमी कुछ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। झाविया की एक पल के लिए रुकी और पलक झपकते ही मेरी तस्वीर उसके जहन में कौंध गई। फिर भी उसे जरा भी पछतावा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे अचानक जी मिचलाने लगा, एक बेहद घिनौना सा एहसास, ठीक वैसे ही जैसे 5 साल पहले हुआ था, जब मेरी जान बचाने के बाद वह मेरे सामने खड़ी पाई गई थी। झाऊ याकी ने सहज ही अपने कपड़े और कसकर पकड़ लिए। धत्त तेरे की, उसने मन ही मन कोसा। मेरा शरीर ऐसे लंपट नीच के सामने कैसे बेनकाब हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा मेरे पूरे शरीर पर रेंग रहा हो। वो घिनौना इंसान नहीं हो सकता। सुनह ने मुझे बताया था कि एक बार जब उसे जेल में डाला गया तो उसके सारे रिकॉर्ड गायब हो गए थे।
इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि उसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली होगी, और अगर वह मरा भी नहीं था तो जेल से छूटने के बाद उसे समाज के सबसे निचले तबके में संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया होगा। आखिर वह एक प्राइवेट जेट में उड़ने का खर्च कैसे उठा सकता है? पूरी तरह से तिरस्कार भरी नजर से अपना सिर हिलाते हुए वो मुड़ा और तेजी से वहां से चली गई। इसी बीच लीन शियावान की नजर भी झाऊया याकी पर पड़ी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया और वो हड़बड़ी में शेन रोशी की ओर मुड़ी। मैडम, उसने कहा, वह औरत झाऊया की है, वही जिसने मिस्टर लिन को खसाया था और 5 साल पहले उन्हें जेल भिजवाया था। ऐसा लगता है कि भगवान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने खास तौर पर उनसे आज मिलने को कहा। शेन रॉक्स ने अपने स्वर में कोई बदलाव किए बिना शांति से झाऊया की पीठ की ओर देखा। मैंने अभी अभी पीछे से नजर देखी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये झाऊया था। वो सीधे एयरपोर्ट हॉल की ओर चल दी। उसकी जेब में रखा फोन कंपन करने लगा। उसने फोन निकाला और ये उसकी मां सुकिंग का फोन था। सुकिंग हवाई अड्डे के हॉल के बाएं द्वार से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उत्सुकता से भीड़ में अपने बेटे की तलाश कर रही थी। वो वर्तमान में एक क्लिनिक चलाती है और उसकी आय आम लोगों के बीच कम नहीं है, लेकिन वो पिछले 5 वर्षों से गरीब की तरह रही है, क्योंकि ना केवल मुझे 5 साल पहले अन्यायपूर्ण तरीके से जेल में डाल दिया गया था, बल्कि अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि पीड़ित झाओ याकी को मानसिक क्षति के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए और गंभीर रूप से घायल सुनहरों को चिकित्सा खर्च के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो कुल 1 मिलियन युवान से अधिक है। उस समय सुकिंग के पास इतना पैसा नहीं था और इसका अधिकांश हिस्सा दोस्तों से उधार लिया गया था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन इससे पहले कि सुकिंग मेरा इंतजार कर पाती, उसने अचानक झाओ याकी को हवाई अड्डे के हॉल से बाहर निकलने की ओर चलते देखा। झाओ याकी बहुत तेजस्वी थे। पूरा शरीर मशहूर ब्रांडों से ढका हुआ था। सुकिंग की साधारण कपड़े ने एक मुसीबत पैदा किया। मैंने एक नजर में अपनी मां सुकिंग को भीड़ के सामने देखा और मेरा दिल अचानक उत्साह और खुशी से भर गया। इस समय झाओ याकी के बॉडीगार्ड ने सुकिंग को वहां खड़ा देखा और रास्ता नहीं दिया। उसने धमकी दिया, क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा कहने के बाद वो सुकिंग को मरने वाला था। मैं अपनी मां से दोबारा मिलने की खुशी में डूबा हुआ था। अचानक मैंने देखा कि कोई मेरी मां मरने वाला है। मैं गुस्से से चिल्लाया और एक पल में रुक गया। मैंने बॉडीगार्ड की कलाई पकड़ ली। तुम मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो। अचानक हुए इस दृश्य ने पहले तो बॉडीगार्ड को चौंका दिया और फिर वह गुस्सा हो गया। उसने अपना पैर उठाया और मुझे लात मारने ही वाला था, हालांकि मैं उससे तेज था। मैंने अपना दाहिना हाथ पटक दिया और बॉडीगार्ड की कलाई टूट गई। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और जमीन पर गिर गया। मैं आगे बढ़ा और उसकी छाती पर पैर रख दिया, जिससे वो हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। जब दूसरे बॉडीगार्ड ने यह देखा तो वो मदद के लिए दौड़ा और मुझे जोर से मुक्का मारा। मैंने अपने बाएं हाथ की हथेली को फैलाया और उसकी मुट्ठी को मजबूती से बंद कर दिया। बॉडीगार्ड का मुक्का मानो किसी लोहे की प्लेट से टकराया हो और उसकी चीख निकल गई। क्यों फेंक, ऐसा मत करो। इस समय सुकिन सपने से जाग गया और जल्दी से मुझे रोकने के लिए बोला। वहीं झाऊ या की भी सदमे से उभर गई। उसने अपने चेहरे पर अविश्वसनीय भाव से हमारी मां और बेटे को पहचान लिया। मुझे तुम्हारे जीवित होने की आशा नहीं थी। एक पल में मेरे दिल में नकारात्मक भावनाएं उमड़ पड़ी। अगर तुमने दोबारा मुझे ऐसी बेकर नजरों से देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगा। झाओ याकी ने मुझे उसे घूरते हुए देखा। चिल्लाते हुए सारस ने कहा कि मैं 5 साल पहले मर चुका हूं। झाओ याकी 5 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूं। यदि तुम मेरी एक उंगली छूने का साहस करोगे तो मैं तुम्हें जेल की निचली मंजिल में डाल दूंगी। झाओ याकी के चेहरे का रंग बदल गया। झाओया की चेतावनी सुनकर सुकिंग अचानक आश्चर्यचकित हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ी और जाओ खैंग को रोकने के लिए मेरी बाह पकड़ ली। हत्यारा मत बनो। हम उसकी मां को नाराज नहीं कर सकते। चिंता मत करो, आज हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने अपनी मां को चुप करने के लिए कोशिश की। बहुत देर हो चुकी है। उसने मेरे बॉडीगार्ड को घायल कर दिया। इस कर्ज का निपटारा होना ही चाहिए। जाओ याकी ने मुझे बेरुखी से रोका। उन्हें विश्वास था कि वो सिर्फ एक फोन कॉल से मुझे दोबारा जेल भेज सकते हैं।
सुक्वेनियन के चेहरे पर घबराहट और अधिक तीव्र हो गई। वो नहीं जानता था कि मैं अब 5 साल पहले का विनम्र और कायर लड़का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्राणी था जो जेल में सभी को आश्चर्यचकित कर देता था। उसने मेरी रक्षा उसी तरह की जैसे एक मुर्गी अपने बच्चे की रक्षा करती है। उसने घबराहट में झाओ याकी से माफी मांगी। मुझे खेद है, सुश्री झाओ लिनफेंग का यह मतलब नहीं था। कृपया उसे माफ कर दें। ठीक है। सुकिंग का घबराया हुआ रूप देखकर झाओ याकी गुस्से से हंसी जैसे उसने कोई ठंडा चुटकुला सुना हो। 5 साल पहले आपका बेटा मुझसे बेवफाई करना चाहता था। आपने घुटने टेक दिए और मुझसे उसे जाने देने की विनती की। अब आपके बेटे ने मेरे बॉडीगार्ड को घायल कर दिया है और मुझे इस तरह देखने की हिम्मत की है। आपने मुझसे उसे माफ करने के लिए कहा। मेरा चेहरा अचानक बदल गया। जब मैं स्वर्ग में था तो मैंने किसी से 5 साल पहले हुए अन्यायपूर्ण मामले की अंदरूनी कहानी की जांच करने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मां वास्तव में झावयाकी के पास घुटने टेकने और दया की भीख मांगने गई थी। मेरी मां थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। इसके बाद मैंने देखा कि मेरी मां का चेहरा पीला पड़ गया था और वो अस्थिर थी। इसलिए मैंने तुरंत उनकी मदद की। दूसरी ओर झाओ याकी ने सोचा कि उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली है और उसका अहंकार और भी अधिक अहंकारी हो गया। गंदे आदमी, क्या तुम्हारी मां नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें जाने दूं? तुम और तुम्हारी मां अब घुटनों के बल बैठकर खुद को 10 बार थप्पड़ मारो। मुझसे माफी मांगो और भविष्य में अपना मुंह बंद रखने का वादा करो। शायद मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकती हूं। झाओ याकी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारकर जवाब दिया। जाओ खैंगसू किंग हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं झाओ याकी को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। झाओ याकी को उम्मीद नहीं थी कि वो उस बिल्ली की तरह है जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया था। उनके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने फिर से थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने झाओ याकी को सीधे जमीन पर गिरा दिया। मैं आगे बढ़ा और झाओ याकी के चेहरे पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, तुरंत मेरी मां से माफी मांगो। मेरे शरीर पर रेत अचानक फट गई जैसे कोई खून का प्यासा हथियार खोल दिया गया हो। उसके आसपास के सभी लोग भयभीत महसूस कर रहे थे। झाओ याकी को तुरंत लगा कि मृत्यु का देवता आ रहा है और उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो चाची, मैं गलत थी। कृपया मुझे मत मारो। झाओ याकी, ये आपकी माफी से बस थोड़ी सी दिलचस्पी है। याद रखें कि मैंने पहले क्या कहा था। मैं आपको जल्द ही ढूंढ लूंगा। कोई भाग नहीं सका। झाओ याकी पूरी तरह से डर गई थी और उसका दिमाग शून्य हो गया था। वह चावल पर चोंच मारती मुर्गी की भांति सिर हिलाती रही। मैंने बकवास करना बंद कर दिया और झाओया को जाने दिया जो डर गई थी। वो खड़ा हुआ और अपनी मां सुकिन को जाने में मदद की। झाओ याकी के सहायक और बॉडीगार्ड सभी एक तरफ खड़े थे। जब तक मैंने सुकिन को दूर जाने में मदद नहीं की, तब तक मैं झाओ याकी की मदद के लिए जल्दी से आगे नहीं बढ़ा। झाओ याकी ने बॉडीगार्ड को उसकी मदद करने दी, जैसे कि वह कोई बुरा सपना देख रही हो, अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव के साथ। मिस झाओ, क्या आप ठीक हैं? यह देखने के बाद एक बॉडीगार्ड खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। झाओया ने बॉडीगार्ड की ओर एक तक देखा और फिर उसके चेहरे पर तेज दर्द देखा। वो गिर गया और चिल्लाया, मुझे इस तरह पीटा गया। क्या आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? तुम दोनों बेकार आदमी एक मनहूस आदमी से भी नहीं निपट सकते। मुझे आप पर पैसे क्यों खर्च करने चाहिए? मिस झा, हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन वो आदमी लड़ाई में बहुत अच्छा है। मैंने उसके हाथ पर मुक्का मारा और मेरे सीधे हाथ की हड्डी टूट गई। तो क्या हुआ? अगर वह लड़ाई कर सकता है, यह कानून द्वारा शासित समाज है। मैं चाहता हूं कि वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए। वो कभी बाहर नहीं आएगा। लिन खैंग ने जो कहा था उसे उसने बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। इसके बजाय वो गुस्से से भरा हुआ था और बदला लेना चाहता था। दूर से सुकिंग ने झाव याकी की उन्मादी दहाड़ सुनी। उसका चेहरा बदल गया और उसने उत्सुकता से जो खैंग से पूछा, क्या तुमने उसे मारा? क्या होगा अगर वे तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को बुलाए? मां, चिंता मत करो। मैंने अपनी मां की पसीने से भरी हथेली को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ गया। इसी बीच एयरपोर्ट की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचते ही झाओ याकी ने तुरंत अपना फोन निकाला और सुनहैओं को फोन लगाया।
जोर जोर से रोते हुए उसने विलाप किया। हनी, एयरपोर्ट पर मेरी पिटाई हो गई। तुम्हारी पिटाई हो गई? आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई? झाओ याकी का फोन उठाते ही सुनहेव गुस्से से फट पड़ा। वो बेवकूफ लिन फैंग था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैं सीधे उससे टकरा गई। जाओ याकी ने नफरत से भरा चेहरा बनाते हुए ये शब्द थूकते हुए कहे, लिन फैंग वो जेल से बाहर आ गया। लिन फैंग का नाम सुनकर सुनहेव एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। 1 मिनट रुको। वो कायर जेल से बाहर आ गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए। इसके अलावा तुम इस बार अपने साथ 2 बॉडीगार्ड भी लाई थी। क्या उन्होंने तुम्हारी रक्षा नहीं की? हनी, लिन फैंग ने जेल में शायद कुछ मार्शल आर्ट के हुनर सीख लिए हैं। वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। झाओया ने दांत पीसते हुए कहा। मेरे दोनों बॉडीगार्ड न सिर्फ उसका मुकाबला नहीं कर पाए, बल्कि जब वो मुझे पीट रहा था तो उन्होंने बीच में आकर उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं की। उन्होंने तो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं तो गुस्से से आग बबूला हूं। क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? सुना ने चिंता से पूछा। उस कमीने ने मुझे 2 थप्पड़ मारे, मेरे बाल पकड़े और मेरा सिर नीचे झुका दिया ताकि मैं उसकी बुढ़िया मां के आगे झुकूं। झाओया की रोते हुए बोली और दर्द से करा उठी जब उसके माथे में तेज दर्द उठा। मेरा चेहरा सूज गया है और मेरा माथा फट गया है। तुम्हें मेरा बदला लेना ही होगा। मैं उसे इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे जेल में मरने नहीं दिया। मैं उस पर पहले ही काफी रहम कर चुका हूं। यह सोचकर भी हैरानी होती है कि जेल से बाहर आने के बाद भी उसमें तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे हुई। उसे सच में मौत का मतलब नहीं पता। मैं अभी अपने आदमियों को इकट्ठा कर रहा हूं ताकि उसे ढूंढ सकूं। जब तक मैं उसकी कमबख्त टांगे तोड़ नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसी बीच एयरपोर्ट के वीआईपी चैनल के निकास पर 3 लोग खड़े थे। मैडम झऊ परिवार निकास पर इंतजार कर रहा है। क्या वे आपको लेने आए हैं? लिन शियावान ने पूछा जब उसने दूर से उन तीनों को देखा, जिनमें एक बुजुर्ग आदमी, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक नौजवान शामिल था। जिस झऊ परिवार की वह बात कर रहा था वो कभी जियांगनान प्रांत का सबसे मशहूर रईस परिवार हुआ करता था। खुद ओल्ड मास्टर झू ने कभी जियांगनान में एक इलाकाई सरदार के तौर पर राज किया था। हालांकि 10 साल पहले एक बड़ी मुसीबत आई थी जिसने परिवार की किस्मत को जबरदस्त झटका दिया था। फिर भी इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी झऊ परिवार एक ऐसी हस्ती बना रहा जिसे कोई छू नहीं सकता था, और उसने जियांगनान के रईसों की सबसे ऊंची जमात में अपनी जगह मजबूती से बनाए रखी। नहीं, शेन रोशी ने जवाब दिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। जियांग जो कि उसकी ये यात्रा पूरी तरह से अचानक लिया गया फैसला था और उसने अपने इस प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था। 1 मिनट बाद शेन रोशी निकास पर पहुंची और मुस्कुराते हुए उन तीनों में सबसे बुजुर्ग आदमी ओल्ड मास्टर झऊ का अभिवादन किया। आप जियांग झऊ कैसे पधारे? दादाजी झऊ, मैं यहां जियांग झऊ में कुछ कारोबारी काम से आई हूं, शेन ऋषि ने बेफिक्री से जवाब दिया। फिर अनजान बनने का नाटक करते हुए उसने पूछा, मुझे यह जानने की उत्सुकता है, आखिर वह कौन हो सकता है जिसके स्वागत के लिए आप खुद एयरपोर्ट तक आए हैं? बस मेरा एक नौजवान दोस्त ओल्ड मास्टर जो ने कुछ टालमटोल करते हुए जवाब दिया। तो आप जरूर लिन फैंग की बात कर रहे होंगे, शेनरू ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें कैसे पता? ओल्ड मास्टर झो ने पूछा और थोड़े हैरान दिखे। वो मेरे प्राइवेट जेट से जियांग जो आया था, शेनरू ने समझाया। तो बस यही बात है। बूढ़े मास्टर झऊ की आंखों में एक सुनहरी चमक कौन थी। ये गलती से मानकर कि शेन रोक्सी का लिन फैंग के साथ कोई करीबी रिश्ता है, उन्होंने जल्दी से कहा, रोक्स, असल में ये युवा मित्र मेरा उकारी है। इसने हेवनली प्रजन स्वर्गीय जेल में मेरी जान बचाई थी। बूढ़े मास्टर जो के पीछे वो अधेड़ उम्र का आदमी जो इस समय जो ग्रुप को संभाल रहा था, और उसके बगल में खड़ा जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। हालांकि उन्होंने बूढ़े मास्टर जो से पहले ही सुन रखा था कि लिन फैंग नाम के इस युवक में असाधारण क्षमताएं हैं, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतना प्रभावशाली होगा कि शेन रॉक्स खुद उसे जेल से छुड़ाने जाएगी और अपने निजी जेट से जिंगजो ले आएगी। आखिर झो परिवार के सुनहरे दिनों में भी पूरे खानदान में सिवाय खुद बूढ़े मास्टर झो के जब वो अपने चरम पर थे, किसी को भी शेड परिवार की हवेली में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। रुक्सी, जब वह युवा मास्टर तुम्हारे निजी जेट से आए हैं तो मुझे वह दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
शेंड्रक्सी ने समझाया लिन फेंग अपनी मां से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए वह पहले ही उतर गए और आम निकास द्वार से बाहर चले गए। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। सोच रहा था कि मैं खासतौर पर वीआईपी निकास द्वार पर उनका इंतजार कर रहा हूं। बूढ़े मास्टर जो ने झुंझुलाहट में अपना माथा पीट लिया। जानकारी के लिए धन्यवाद रक्सी। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए अब मैं चलता हूं। ये कहकर बूढ़े मास्टर जो जल्दी से वहां से चले गए और अपने साथ जो जियानमिंग और जो मिंग स्वान को भी ले गए। उस शाम मेरी मां सुकिंग और मैं घर लौट आए। हमारा घर जियांगो के उत्तर पश्चिमी बाहरी इलाके में एक अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। इसकी निचली मंजिल पर एक मेडिकल क्लिनिक चलता है, जबकि दूसरी मंजिल पर हमारा रहने का ठिकाना है। घर पहुंचने पर मैंने सबसे पहले नहाने का सोचा। ठीक उसी समय एक कमर्शियल वैन क्लिनिक के प्रवेश द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी के अंदर जाऊं या अपना फोन उठाकर सन को कॉल करने ही वाली थी, इससे पहले कि वो नंबर डायल करना भी पूरा कर पाती। दूर से गाड़ियों का एक काफिला आता हुआ दिखाई दिया। सन हाउ गाड़ियों में से एक से बाहर निकला, जिसके साथ 30 से भी ज्यादा हट्टे-कट्टे गुंडे थे और उनमें से हर एक के पास हथियार थे। यह देखकर उसकी पत्नी झाऊ या की चेहरे पर गहरी नाराजगी और आंखों में आंसू लिए हुए तेजी से आगे बढ़ी। तुम आखिरकार आ ही गए। उस कमीने लिन फेंग ने मुझे इस तरह पीटा है। मेरी प्यारी, तुमने कितना कुछ सहा है। सुनहु ने कहा। झाऊ याकी की बुरी हालत देखकर उसका गुस्सा पूरी तरह से भड़क उठा। गुस्से में अपना हाथ लहराते हुए वह दहाड़ा, क्लिनिक के दरवाजों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। आज लिन फेंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, बॉस, मुख्य गुंडे ने तुरंत जवाब में चिल्लाकर कहा। अपने पीछे खड़े एक गुर्गे से लकड़ी का डंडा छीनकर उसने पूरी ताकत से क्लिनिक के शीशे वाले दरवाजे पर वार किया, जो तुरंत टूटकर बिखर गया। जो कुछ भी नजर आए सब तोड़ डालो, फिर उस कमीने को घसीटकर नीचे ले आओ। अगर उसने जरा भी विरोध करने की हिम्मत की तो उसे वहीं पर लंगड़ा कर। दो गुंडे दो टीमों में बंट गए। एक टीम ने नीचे के फ्लोर पर क्लिनिक में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि मुख्य गुंडा और बाकी लोग मुझे पकड़ने के लिए ऊपर की ओर बढ़े। हालांकि जैसे ही वे सीढ़ियों तक पहुंचे, मैं सीढ़ियों के बीच वाली जगह पर प्रकट हो गया। इससे मुख्य गुंडा और उसके साथी अचानक घबरा गए और वे सब एक साथ वहीं रुक गए। लिन फेंग, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े 30 मार खा हो तो ठीक है, लड़ते रहो। चलो देखते हैं कि आज तुम हम में से कितने लोगों का सामना कर पाते हो। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप नीचे आओ और अपनी मौत को स्वीकार कर लो, ताकि हमें अपने हाथ गंदे ना करने पड़े। उसके कमबख्त पैर तोड़ दो, उसे घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर करो और याकी से माफी मंगवाओ। उस विशालकाय आदमी ने आदेश मान लिया और बस ऊपर जाने ही वाला था। असल में मेरा इरादा तुम लोगों से हिसाब किताब बराबर करने आने से पहले अपनी मां के साथ आराम से खाना खाने का था, लेकिन इसके बजाय तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ धमके मानो मौत की भीख मांग रहे हो। एक रेत जैसी तेजी और फुर्ती के साथ, जो कि लैंगे की खासियत है। मैं पलक झपकते ही उस आदमी के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। ठीक है, इससे मेरी वो मेहनत बच गई जो मुझे तुम्हें खुद ढूंढने में करनी पड़ती। बिजली जैसी तेजी से मैंने उस आदमी का गला कसकर पकड़ लिया। ये कैसे मुमकिन है? आदमी मन ही मन हक्का बक्का रह गया। वो ब्रदर टाइगर था, अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात नाम जो अपनी जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था। फिर भी इस आदमी की पकड़ में वो खुद को पूरी तरह बेबस और लाचार पा रहा था। सिर्फ एक हाथ से मैंने ब्रदर टाइगर को, जो 180 पाउंड से भी ज्यादा वजन था, जमीन से ऊपर उठा लिया। उसे नीचे उतारो। ये नजारा देखकर ब्रदर टाइगर के पीछे खड़े गुंडे हैरान और गुस्से से भरे हुए थे, जबकि भाई हूं खुद मुझे पूरी तरह से दहशत भरी नजरों से घूर रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, अपने आदमियों को पीछे हटने और वहीं रुक जाने का इशारा किया। उसे मेरे अंदर से एक जबरदस्त जानलेवा इरादा महसूस हुआ था, एक ऐसा आभास जो सीधे नर की गहराइयों से आया था और जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में से सिहरन दौड़ गई। इसी बीच सुकेन शोर सुनकर सीढ़ियों के ऊपर दौड़ कर आई। नीचे हो रहे इस नजारे को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो घबरा कर चिल्लाई। शावंग, मैं अपनी मां की तरफ मुड़ा, उन्हें एक हल्की सी मुस्कान दी और उन्हें भरोसा दिलाने वाली नजरों से देखा, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मैं ठीक रहूंगा। ठीक उसी पल सुनहेओ अपनी हैरानी से बाहर आया और गुस्से से दहाड़ा। क्या तुम लोग सच में सिर्फ एक आदमी से डर रहे हो? उस पर हमला करो।
तुम सब उसे इतना मारो कि वह मरने की कगार पर पहुंच जाए। आखिरी बार मेरे लिए छोड़ देना। सुनहु के आदेश पर काम करते हुए भाई ने अपने दांत भी अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और एक खंजर निकाला। मुझ पर अचानक हमला करने की कोशिश की। मैंने अचानक उस पर अपनी पकड़ ढीली की और उसकी छाती पर जोरदार लात मारी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ भाई हो उस वार की वजह से हवा में उड़ गया। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे कूदा। एक के बाद एक भारी धड़ाम की आवाजों के साथ वे हट्टे कट्टे आदमी एक एक करके जमीन पर गिर पड़े, ठीक वैसे ही जैसे कटाई के समय गेहूं के पौधे गिरते हैं। महज 30 सेकंड में सुनहु और झाऊ याकी ही नीचे की मंजिल पर बने क्लिनिक में खड़े रह गए थे। सुनहु और झाऊ याकी मुझे पूरी तरह से अविश्वास भरी नजरों से घूर रहे थे। उनके शरीर बेकाबू होकर कांप रहे थे। जरा तुम दोनों को देखो, तुम दोनों गंदे कुत्तों की जोड़ी, मैंने ठंडे लहजे में कहा और सीधे उनके पास से गुजर गया। सुनह झाया की और लिनफेंग को संबोधित करते हुए मैंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 5 साल जेल में सड़ने के बाद तुम लड़ने में इतने माहिर होकर बाहर निकलोगे। हालांकि सुनहु पूरी तरह से डरा हुआ था, फिर भी उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और अपने रसूख का इस्तेमाल करके मुझे डराने की कोशिश की। तो क्या हुआ अगर तुम लड़ सकते हो? उसने ताना मारा। ये दुनिया ताकत और जान पहचान पर चलती है। 5 साल पहले मैं सबूतों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हें जेल भिजवा सकता था। अब मेरी एक फोन कॉल ये पक्का कर सकती है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी वहीं सड़ते रहो। ये देखकर कि मैं चुप रहा, उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। अपनी मां को अभी यहां लाओ, हमारे सामने घुटने टेको, माफी मांगो और मेरे आदमियों के मेडिकल बिल चुकाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो हमारे पुराने स्कूल के रिश्तों का लिहाज करते हुए हो सकता है मैं तुम्हारी इस जिंदगी को बख्श दूं। मैं सीधे उसके पास गया और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। उसका शरीर अकड़ गया और उसकी आंखों में फिर से घबराहट साफ दिखने लगी। फिर भी दांत पीसते हुए वो मुझे धमकाता रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मेरे पिता सन क्वांग है, मेरे चाचा जंग जो पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर है। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं ये पक्का कर दूंगा कि तुम्हारे पूरे परिवार को कभी चैन ना मिले। मैंने शब्दों के बजाय अपने काम से जवाब दिया और उसको जबरदस्ती घुटनों के बल जमीन पर बिठा दिया। उसके घुटनीन पर जोर से टकराए जिससे उसके पूरे शरीर में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा अपमान और गुस्से से बिगड़ गया। उसने छटपटाने की कोशिश की लेकिन पाया कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है, जैसे कि वो किसी पहाड़ के वजन के नीचे कुचला जा रहा हो। ये देखकर जाओ याकी ने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी। सहज वृत्ति से पीछे हटते हुए मैं सीधे दीवार से जा लगा और फिर कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। क्लिनिक के बाहर 5 एक जैसे अंकों वाली नंबर प्लेट वाली एक मेबक कार जोर से ब्रेक लगाते हुए रुकी। बूढ़ा जोजियांगो बाहर निकला और अकेला ही क्लिनिक के अंदर चला गया। युवा मालिक, मैं अपने बेटे और पोते को लेकर आपसे मिलने एयरपोर्ट गया था, लेकिन जब हम आपसे मिल नहीं पाए तो हम सीधे यहां चले आए। जोजियांगो ने अपनी बात समझाते हुए तुरंत मेरा अभिवादन किया। उसी समय क्लिनिक के अंदर के दृश्य पर अपनी आंख के कोने से नजर डालते हुए उसने तुरंत स्थिति का अंदाजा लगा लिया। मेरा मूल इरादा आपको बाद में फोन करने का था, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ जाएंगे। जियांगनान में मेरे पास पहले 2 ट्रूप के पत्ते थे और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि सन परिवार को कुचलने के लिए किसका इस्तेमाल करूं। अब जब जियांगो खुद चलकर मेरे पास आ गया था तो मैंने वो मौका झू परिवार को देने का फैसला किया। धन्यवाद युवा मालिक। जो जियान गंगो ने मेरे शब्दों के पीछे छिपे अनकहे अर्थ को भांप लिया और उसका दिल खुशी से भर गया। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने देखा कि सन हाउ चुपके से अपना मोबाइल फोन निकाल रहा है। शांत भाव से उसने सन हाउ से कहा, युवक, अपने परिवार के बड़ों को फोन करो। उनसे कहो कि वे अपने सारे जान पहचान वालों को इकट्ठा करके तुम्हें बचाने के लिए यहां आए। तुम कौन हो? सनहाउ ने हैरानी से घूरते हुए पूछा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक प्रकट हुआ ये बूढ़ा आदमी कौन है या उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उसे अपने माता पिता को फोन करने के लिए कहे। झोज यांगो ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो दृढ़ कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ा और सुकिन, जो दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी और साफ तौर पर चिंतित दिख रही थी। नमस्ते सुजी, मैं श्री लिन फैंग का एक करीबी साथी हूं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज रात के सारे मामले श्रीलिन के लिए मैं ही संभालूंगा। सुकन ने सहज वृत्ति से जवाब दिया। उसके दिल की बेचैनी कुछ कम हो गई, क्योंकि वह भांप सकती थी कि नीचे खड़ा वह बूढ़ा आदमी असाधारण व्यक्तित्व का धनी था और निसंदेह किसी बहुत बड़े रसूख वाले परिवार से आया था। कोई ऐसा व्यक्ति जो लिन फै की रक्षा करने में सक्षम हो सकता था। इस बीच दूसरी तरफ जब सन हाउ ने जोजियानागो को खुद को लिन फै का जेल का साथी बताते हुए सुना तो उसकी घबराहट पूरी तरह से गायब हो गई। इसके बजाय उसने तुरंत अपने पिता सुनकियांग को फोन लगाया। पिताजी, याकी और मुझे पीटा गया है। क्या तुम्हारी चोटें गंभीर हैं? दूसरा पक्ष कौन है? वो लिन फैंक है, वही कमीना जिसे हमने 5 साल पहले जेल भिजवाया था। उसने एयरपोर्ट पर याकी को मारा और उसका सिर जबरदस्ती झुकाकर उसे अपनी मां के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। मैं याकी का साथ देने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लाया था, लेकिन उसने उन सभी को पीट कर गिरा दिया। ऐसा लगता है कि उसने जेल में कुछ मार्शल आर्ट सीख लिया है। वो अब एक जबरदस्त लड़ाका बन गया है। साथ ही उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी है जो खुद को उसका जेल का साथी बता रहा है, और उसका घमंड तो उसकी बदबू से भी ज्यादा बदतर है। वो तो खुलेआम हमारे सुन परिवार को चुनौती दे रहा है कि हम अपने सारे जान पहचान वालों का इस्तेमाल करके उसे बचा कर दिखाएं। सुनह ने सारी बातें बताई और बातों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उस कमीने के जेल वाले दोस्त को फोन पर लाओ। ये सुनकर सुनकियांग को तुरंत 5 साल पहले की घटनाएं याद आ गई। लिन फैंग की छवि डरी हुई और कमजोर उसके दिमाग में कौंध गई और उसके मन में जो भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट बची थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। सुनहु ने तुरंत ऊपर झाओ जियानगो की ओर देखा। मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। वह इसके लायक नहीं है, झाओ जियानगो ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज में जबरदस्त तिरस्कार झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी को कम समझने की? सुनहा, वो गुस्से से फट पड़ा। उसने तुरंत स्पीकर फोन चालू कर दिया। मैं तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं। अगर मेरे पहुंचने से पहले मेरे बेटे के सिर के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हारे परिवारों को जियांगजो में फिर कभी शांति नहीं मिलेगी। ये देखकर कि ना तो झो जियांगो और ना ही मैंने एक शब्द भी कहा। सुनह ने मान लिया कि हम डर गए हैं। ताना मारते हुए वो खड़ा हो गया। तुम लोग तो बड़े बदमाश बनते थे, अब क्या हुआ? एक शब्द भी निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। डर गए क्या? जल्दी करो और मुझे जाने दो। अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें बख्श दूं। मैंने सुनहु की बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज ठंडी और नजरें बर्फीली और तीखी थी। अगर तुम्हारे बूढ़े बाप के यहां पहुंचने से पहले तुम खड़े भी हुए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। फिर मैंने अपनी नजरें झाओ याकी की तरफ घुमाई और तुम दोनों अभी इसी वक्त घुटनों के बल बैठ जाओ। ठीक है, तुम ही बड़े आदमी हो। सुनाव बड़बड़ाया। उसमें मुझसे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि उसके दिल में गुस्से की आग सुलग रही थी। ये देखकर जाओ याकी, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसके पास भी घुटनों के बल बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि सुन्यांग जल्दी से जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें बचा ले। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसने चुनौती भरे अंदाज में चीखते हुए कहा। लिन फैंक मेरे पति का परिवार अब अरबों का मालिक है। उसके चाचा जियांग झो पुलिस डिपार्टमेंट के डिप्टी चीफ है। जैसे ही मेरे ससुर यहां पहुंचेंगे तुम लोगों की खैर नहीं। मैंने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि जियांगो ने झाओ याकी पर तरस भरी नजर डाली, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जो मौत के कगार पर हो। 40 मिनट बाद काले कपड़े पहने 3 बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में सुन्यांग तेजी से क्लिनिक की ओर बढ़ा। हालांकि चलते चलते उसकी नजर सामने खड़ी एक मैपकार पर पड़ी। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह अचानक रुक गया। सुन्यांग को मेबे कार देखकर उतनी हैरानी नहीं हुई जितनी उस पर लगी नंबर प्लेट देखकर हुई, जिस पर एक जैसे 5 अंक लिखे थे। उसकी घबराहट तुरंत बढ़ गई। फिर भी उसने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर उस मेबक की ओर बढ़ा ताकि वह जो देखा था उसकी पुष्टि कर सके। ठीक उसी समय कार की खिड़की नीचे हुई और सुनकियांग को झज यानमिंग और जो मिंगिंग सुन दिखाई दिए। मिस्टर जो यंग मास्टर, जो आप यहां कैसे? सुन्यांग ने हड़बड़ाते हुए उनका अभिवादन किया।
हालांकि उसके दिल की घबराहट और भी बढ़ गई थी। सुन्यांग, तुम्हारे बेटे ने मेरे दादाजी को बुढ़ा कमीना कहा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा सुन परिवार हमारे जो परिवार की शांति भंग करता रहे? जो मंक स्वान ने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। सुन्यांग के चेहरे के हाव भाव पल भर में ही पूरी तरह बदल गए। हालांकि जो जियान मिंग और जो मंक स्वान को देखते ही उसे आभास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, फिर भी जो मैंगसान की बातें सुनकर वो अंदर तक आ उठा। जो परिवार के मुखिया जो जियान गंगुओ भलालिन फेंक के निजी सहायक कैसे हो सकते थे? सुनकियांग को तब एहसास हुआ कि उसका सुन्न परिवार सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। ये तो गजब हो गया। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मिंग बबियान का रवैया सख्त हो गया और उसने कहा, सुन्यांग, मेरे मालिक अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि वो खुद बाहर आकर तुम्हें अंदर ले जाए? नहीं मिस्टर ख्याओंग, मैं अभी अंदर जा रहा हूं। इसी पल सन्यांग ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने के लिए भी रुकना जरूरी नहीं समझा और तेजी से क्लिनिक की ओर भागा। पिताजी, आप आखिरकार आ ही गए। क्लिनिक के अंदर सन हाउ के पैर घुटनों के बल बैठे बैठे सुन्न पड़ गए थे। लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाता, सन्यांग गुस्से में आग बबूला होकर आगे बढ़ा और उसके सीने पर जोरदार लात मारी। धड़ाम अचानक हुए इस हमले से सन हाउ जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर पीछे की दीवार से जोर से टकराया, जिससे उसके सिर में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। पिताजी, आपने मुझे लात क्यों मारी? वह चीख पड़ा। उसकी आवाज में शिकायत और हैरानी दोनों थी। मैं तो तुझे लात मार मार कर जान से ही मार डालूं कमीने। दुनिया में इतने लोग थे जिन्हें तू परेशान कर सकता था, लेकिन तूने जाकर झू परिवार से ही पंगा क्यों लिया? क्या तू हमारे पूरे परिवार को मरवाना चाहता है? पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? सन हाउ ने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से कराने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए थे। अंकल, ये लिन फेंक था। वह जेल से छूटा हुआ अपराधी जिसने पहले हाथ उठाया था। उसने हम पर पहले हमला किया और हमें जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। ठीक उसी समय झाओ याकी खड़ी हो गई। सन हाउ की तरह उसे भी अभी तक स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था और उसने स्वाभाविक रूप से अपना बचाव करने की कोशिश की। झाओ याकी को जवाब में बस एक जोरदार थप्पड़ मिला जो उसके गाल पर पड़ा। अपना मुंह बंद रख। तेरे जैसी मनहूस की वजह से हमारा सन परिवार बर्बाद होने वाला है। सनहाउ ने भी स्वाभाविक रूप से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि जब मैंने सुन्यांग की चोरी छिपे झोंज यानेंगुओ की ओर देखने वाली नजरों में गहरा खौफ देखा तो मैं तुरंत ही स्थिति को समझ गया और मैंने एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक उसी समय जोजियांगो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सख्त आवाज में पूछा, क्या तुम्हारा छोटा मोटा नाटक खत्म हो गया? उनकी आवाज सुनते ही सुनकियांग ऐसे कांप उठा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फिर एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ वो सीधे अपने घुटनों पर गिर पड़ा। बिना कुछ कहे उसने जो जियानगो और मेरे सामने बार बार जमीन पर सिर झुकाना कोई करना शुरू कर दिया। ओल, जो मिस्टर लिन, मुझे बहुत अफसोस है। ये मेरी गलती है कि मैं अपने बेटे की ठीक से परवरिश नहीं कर पाया। मेरे सामने जो महानता थी उसे मैं देख ही नहीं पाया। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी असीम उदारता दिखाते हुए कृपया हमारे सुन परिवार को इस बार बख्श दें। जरा रुको। इतनी जल्दी सिर झुकाने की क्या जरूरत है? अभी फोन पर तो तुम बड़े नवाब बने फिर रहे थे, है ना? तुमने मुझे और युवा मालिक को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी थी और कसम खाई थी कि तुम ये पक्का करोगे कि हमारे परिवारों को कभी शांति ना मिले। ओल, जो मैं गलत था, मैं बेवकूफ था। मुझे कभी भी ऐसी घमंडी बकवास नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपसे विनती करता हूं, अपनी महान दयालुता दिखाते हुए कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। ये सब करने के बाद ही उसने हिम्मत करके धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और झोंगुओं की ओर गहरे खौफ और बेचैनी से देखते हुए उनके अंतिम फैसले का इंतजार करने लगा। मुझे बहुत अफसोस है ओल, जो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह आप है। सुन्यांग लगातार जमीन पर सिर झुकाता रहा जब तक कि उसके माथे से खून नहीं बहने लगा। सुनहाओ और झाओयाकी इस दृश्य को देखकर सदमे में सीधे तनकर बैठ गया। जियानगुओ, जो मशहूर झो खानदान के मुखिया थे, ने बड़े आदर से मुझसे निर्देश मांगे। युवा मालिक, क्या यह ठीक रहेगा कि अब से आगे के मामले मैं खुद संभालूं? हालांकि इस बूढ़े झों का एक अपना उसूल है।
अगर मैं किसी को कुचलता हूं तो उसे पूरी तरह जमीन में मिला देता हूं, ये पक्का करते हुए कि वो फिर कभी उठ ना पाए। सुन्यांग पूरी तरह से डर गया था। वह जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। मिस्टर लिन, मैं अपने इस नालायक बेटे की तरफ से आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूं। आपके क्लिनिक को हुए नुकसान के बदले मैं आपको 10 मिलियन का मुआवजा दूंगा। नहीं, बल्कि 100 मिलियन, या आप खुद ही अपनी कीमत बता दें। जो भी लगे, बस आप सुन परिवार को बख्श दें। हम कोई भी रकम देने को तैयार हैं। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो जियानगो ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और मामले को सुलझाने में जुट गया। उसका पहला फोन एक पुराने शागिर्द को गया, एक ऐसा आदमी जिसने पिछले 10 सालों में अपने करियर की 2 बड़ी रुकावटों को सफलतापूर्वक पार किया था और अब जियांगनान इलाके की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक था। जो जियान गुओ ने बिना किसी लाख लपेट के सीधे मुद्दे पर बात की और उसे बताया कि कैसे सुनव और उसके साथियों ने क्लिनिक में तोड़फोड़ की थी। उस शागिर्द ने वादा किया कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि पुलिस इस मामले में पूरी सख्ती से कार्यवाही करे और किसी भी तरह की नरमी ना बरते। फोन रखने के बाद जो जियांग नंगो ने तुरंत एक दूसरे शागिर्द को फोन किया और उसे सुन ग्रुप के अंदर चल रही गंभीर टैक्स चोरी की समस्याओं के साथ साथ बड़े पैमाने पर बैंक लोन में की गई कथित धोखाधड़ी के बारे में आगाह किया। उस शागिर्द ने तुरंत बैंकिंग और टैक्स दोनों विभागों से जांचकर्ताओं को सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजने का वादा किया। उसने हमें भरोसा दिलाया कि एक बार सबूतों की पुष्टि हो जाने पर इस मामले से पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। इसके बाद जो जियान गंगो ने तीसरा फोन किया, इस बार उस व्यक्ति को जो ठीक दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था। मेबक के अंदर जो जियान में इस बार पूरी तरह से हुक्म चलाने वाले अंदाज में ने अपने आदेश दिए। एक बार कानूनी मामलों से निपटारा हो जाए तो झो ग्रुप को अपर रियलम में अपने सारे संसाधन जुटाकर सन हाउ के करियर को ब्लैक लिस्ट कर देना है और उसे पूरी तरह से दिवालिया बना देना है। जब तक जो जियानमिंग ने ये तीनों फोन कॉल पूरे किए, सन क्वांग बेजान होकर जमीन पर गिर चुका था। वह उन कॉल से पैदा हुई भयानक ताकत को अच्छी तरह समझता था, ऐसी ताकत जो पूरे सन क्लैन को जियांगजो के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा सकती थी। पूरी तरह से निराशा में डूबकर सन क्वांग की नजर अचानक मुझ पर पड़ी। ऐसा लगा मानो उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। अपना सारा गुस्सा सनहाओ और झोयाकी पर निकालते हुए वह जोर से चिल्लाया, अरे बेवकूफों, क्या तुम बस वहीं खड़े रहोगे? अपने साथ खड़ी उस मनहूस को लेकर जाओ और मिस्टर लिन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। अभी सन क्वांग के इस गुस्से भरे आउटबर्स्ट से सन हाउ अचानक होश में आया और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बिना एक पल भी सोचे वह मेरे सामने जमीन पर गिर पड़ा और घुटने टेक कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए। जमीन पर सिर टेक कर गिड़गिड़ाने लगा और दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर ली, मैं अंधा हो गया था। मैं एक सच्चे गुरु को पहचान नहीं पाया। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे माफ कर दे और मुझे जाने दे। ये देखकर झाऊ या की भी दहशत से भर गई। वह भी जमीन पर सिर टेक कर बार बार माफी मांगने लगी। मिस्टर लिन, मैं गलत थी। मुझे कभी भी आप पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था और ना ही आप पर हाथ उठाना चाहिए था। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूं, इस बार मुझे बख्श दीजिए। सुनहो और झाओ या की दोनों की माफी और दया की भीख को नजरअंदाज करते हुए मैंने एक बार फिर जियान गंगुओं से बात की। बूढ़े जो 5 साल पहले इस नीच जोड़ी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था और मुझे जेल भिजवा दिया था। उस मामले में शामिल एक भी व्यक्ति, चाहे उसकी भूमिका कितनी भी छोटी क्यों ना रही हो, बख्शा नहीं जाएगा। आप निश्चिंत रहें। जोजियांगो ने जवाब दिया, 4 साल पहले मैंने उस मामले की पूरी तरह से जांच करवाई थी। मैं गारंटी देता हूं कि जिस किसी पर भी आपराधिक गतिविधि का शक होगा उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। यह सुनकर सुनहो और झाविया पूरी तरह से ढीले पड़ गए और जमीन पर मरे हुए कुत्तों की तरह गिर पड़े। कुछ ही पल पहले उन्होंने लीन फेंकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। इसके बजाय उन्होंने घमंड और हेकड़ी के साथ बर्ताव किया था। अपने परिवार की दौलत के दम पर उसे कुचलने की कोशिश की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी कि वे उससे उसकी हर चीज छीन लेंगे। फिर भी पलक झपकते ही वे दोनों और पूरा सुन परिवार झोनंगुओं के हाथों पूरी तरह से कुचल दिए गए। उन्हें विरोध करने का एक भी मौका नहीं मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बूढ़े झो, तुम ऊपर जाओ और थोड़ा आराम करो।
जब मैं इस मामले को निपटा लूंगा तो मैं तुमसे मिलने ऊपर आऊंगा। मैंने सिर हिलाया और सीधे ऊपर चला गया। फिर अपनी माँ सुकिंग, जो गहरी चिंता के साथ सब कुछ देख रही थी, की ओर मुड़ा और कहा, माँ चलो कुछ खाने चलते हैं। सुकिंग पूरी तरह से हैरान लग रही थी क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था कि अभी अभी क्या हुआ था। फिर भी उन्होंने मुझे डाइनिंग रूम की ओर ले जाने दिया। उसने कहा, सकी आवाज में अभी भी थोड़ी घबराहट थी, क्या ये सच में सही है कि हम ऊपर बैठकर खाना खाएं, जबकि बाकी लोग नीचे इस सारी गड़बड़ी को ठीक कर रहे हो? मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। मां, मैंने जवाब दिया, उसने खुद ही ये काम करने की पेशकश की थी, इसलिए मुझे यकीन है कि वह इसे बहुत अच्छे से संभालेगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो बस खाना खाते हैं। सुचिंग अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछे बिना नहीं रह सकी। आखिर ओल्ड मास्टर जो तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी हद तक क्यों जाएंगे? हालांकि वह सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक चलाती थी, लेकिन उसे जियांगना के जो क्लैन के रुतबे के बारे में अच्छी तरह पता था, या और भी सटीक शब्दों में कहें तो वो उन 3 फोन कॉल्स के पीछे छिपी जबरदस्त ताकत को समझती थी जो जियांगो ने अभी अभी किए थे। वो आदमी एक ऐसी हस्ती था जो बिना किसी मुश्किल के एक पूरे परिवार के अस्तित्व को तय करने की ताकत रखता था। मां, मैंने समझाया, जब मैं जेल में था तब मैंने ओल्ड मैन झो पर एक एहसान किया था। आज वह बस उसी एहसान को चुका रहा है। शो फैंग, उसने प्यार से समझाया। एहसान भी एक तरह की करेंसी मुद्रा की तरह होते हैं, एक बार खर्च हो गए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब से तुम्हें अपने लेन देन में ज्यादा समझदारी दिखानी होगी। बेवजह किसी को अपना दुश्मन मत बनाना। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि जो जियांगो सिर्फ एहसान चुका रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आज उसके आने का मकसद सिर्फ एहसान चुकाना नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। वह मेरी ताकत का इस्तेमाल करके जो क्लैन को उसकी पुरानी शान और शोहरत के शिखर पर वापस पहुंचाना चाहता था। 30 मिनट बाद जंगजो पुलिस विभाग के मुखिया खुद अफसरों की एक टीम के साथ क्लिनिक पहुंचे। जो जांगो का आदरपूर्वक अभिवादन करने के बाद उन्होंने सन्यांग और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। उनके इस ऑपरेशन की तेजी सचमुच हैरान करने वाली थी। उसी समय एक घरेलू सेवा एजेंसी से सफाई करने वाले पेशेवर कर्मचारियों की एक टीम भी वहां पहुंची, जिन्होंने नीचे के हॉल की सफाई की और क्लिनिक के टूटे हुए शीशे वाले दरवाजों को बदल दिया। जब तक यह सारे काम पूरे हुए तब तक 1 घंटा बीत चुका था। जो जांगुओं को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर सुचिंग तुरंत खड़ी हो गई और उनका शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद मिस्टर, जो आज मदद करने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है मिस सुक, जो जियांगो ने पहले मुस्कुराते हुए सुकिंग की ओर हल्का सा सिर हिलाया, फिर मेरी ओर मुड़कर कहा, युवा मालिक, मामला पूरी तरह से सुलझ गया है। इसमें शामिल सभी पक्षों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा और सुपरिवार अब आपके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। आपने बहुत मेहनत की है। बूढ़े, जो बैठिए और कुछ पकोड़े खाइए। क्या आपने यह नहीं बताया था कि आप अपने बेटे और पोते को भी साथ लाए हैं? उन्हें भी ऊपर बुला लीजिए। मेरी मां के बनाए पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। झू जियांगुओ बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे शब्दों के पीछे छिपे अनकहे अर्थ को समझ लिया था और महसूस किया कि आज शाम उनकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। इसका मतलब था कि झुओ परिवार ने मेरी शुरुआती मंजूरी हासिल कर ली थी। आधे घंटे बाद अपने पकोड़े खत्म करके झऊ परिवार के तीनों सदस्य कार से चले गए। उसके बाद सुकिन मेरी ओर मुड़ी और पूछा, शैंक, हालांकि तुमने जेल में रहते हुए बूढ़े मालिक झऊ की जान बचाई, लेकिन जो परिवार ने हमारी एक बार पहले भी मदद की है, क्या उनसे दोबारा मदद मांगना, खासकर मेरे लिए नौकरी का इंतजाम करना और रहने के लिए घर देना, गलत नहीं होगा? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि बूढ़े जो ने इतनी वफादारी और ईमानदारी दिखाई है, इसलिए हमारे लिए मना करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार जो परिवार के लिए यह मामले बिल्कुल मामूली है। इससे पहले जब हम पकोड़े खा रहे थे तो जो जियांगो ने बताया था कि जिस इलाके में क्लिनिक था उसे गिराया जाना था, जिससे क्लिनिक को खुला रखना नामुमकिन हो गया था। नतीजतन उन्होंने 2 प्रस्ताव दिए थे। पहला सुकिंग के लिए, जो ग्रुप के तहत एक निजी अस्पताल में काम का इंतजाम करना, जहां वो अपनी पसंद का कोई भी विभाग या पद चुन सकती थी, और दूसरा सुकिन को शहर में कहीं और एक नया क्लिनिक खोलने में मदद करना। उस समय जो जियांगो के सुझाव सुनकर सुकिन ने स्वाभाविक रूप से मना करने की सोची थी। हालांकि मैंने तुरंत बीच में आकर अपनी मां की ओर से पहला विकल्प चुन लिया। मैं जानता था कि मेरी मां को चिकित्सा पेशा बहुत प्रिय था।
अपनी जवानी में वो मुफ्त चिकित्सा सेवा देने के लिए दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में भी गई थी। अस्पताल में काम करना अपना खुद का क्लिनिक चलाने से कहीं कम थकाने वाला होगा, जिससे मेरी मां को कुछ शारीरिक तनाव से राहत मिल सकेगी। इस डर से कि मेरी मां शायद अभी भी मना कर दे, मैंने जल्दी से बात बदल दी। क्या हम कल आंटीजू के घर चल? मेरे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी और मुझे लगता है कि लीग को जाकर उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। फिर सुकिंग ने बात बदल दी और उनके चेहरे के हाव भाव कुछ उलझे हुए से हो गए। शफैंग, एक बात है जो मां ने तुम्हें कभी नहीं बताई, लेकिन अब तुम्हें बताने का समय आ गया है। मां, क्या यह मेरे पिता के बारे में है? मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने एक बार जेल के अंदर कैदियों के इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इस बात से मुझे गहरा सदमा लगा था और साथ ही उस इंसान के बारे में जानने की जबरदस्त जिज्ञासा भी पैदा हो गई थी जो इस दुनिया में मेरा पिता था। इस कहानी में तुम्हारी आंटी जू भी शामिल है, आगे बताओ। मैंने सिर हिलाते हुए अपनी मां को बात जारी रखने का इशारा किया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हारी आंटी जू और मैं कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हमारे ग्रेजुएशन से ठीक पहले जब हम आखिरी साल में थे, उनकी मां बहुत बीमार पड़ गई और उन्हें इलाज के लिए डोंघाई जाना पड़ा। मैंने उन्हें एक डॉक्टर ढूंढने में मदद की जिसने उनकी मां की बीमारी को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। वह इस बात के लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद थी, इतनी ज्यादा कि हमने एक वादा किया। किस तरह का वादा? मैंने उत्सुकता से पूछा। हमने तय किया था कि अगर भविष्य में हमारे बच्चे अलग अलग लिंग के हुए तो हम उनकी आपस में सगाई कर देंगे, जिसे आमतौर पर बचपन की सगाई कहा जाता है। तुम शफेंग तुम्हारी आंटी जू की बेटी लिन वानकिंग से सगाईशुदा हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारे पिता आसपास नहीं थे। मैंने एक बार तुम्हारी आंटी जू से कहा था कि हमें वो पुरानी सगाई तोड़ देनी चाहिए, लेकिन वह एक ऐसे इंसान थे जो वफादारी और भावनाओं को बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया। सुकिंग ने एक हल्की बेबस आह भरी। कोई और चारा न देकर मैंने उनसे कहा कि हम तुम्हारे और वॉन किंग के मामले को अभी के लिए टाल देते हैं, और जब तुम दोनों यूनिवर्सिटी जाने लायक उम्र के हो जाओगे तब इस पर फिर से बात करेंगे। फिर 4 साल पहले तुम्हारे साथ वो हादसा हो गया। इस बीच वान किंग का दाखिला लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन फैशन स्कूल माना जाता है। इसके अलावा अपनी इंटर्नशिप के दौरान उसने अरमानी में हेड डिजाइनर के असिस्टेंट के तौर पर काम किया, जो दुनिया भर में मशहूर एक ब्रांड है। ग्रेजुएशन के बाद वह जियांगजो लौट आई और अपना खुद का काम शुरू किया, अपनी खुद की फैशन कंपनी बनाई। इस मोड़ पर सु किंग की आवाज में थोड़ी सी शर्मिंदगी की झलकने लगी। हमारा परिवार शुरू से ही तुम्हारी आंटी जू के परिवार से बिल्कुल अलग था, और फिर 4 साल पहले वो हादसा हो गया। तुम कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए और पिछले 5 साल तुमने डिलीवरी कुरियर के तौर पर काम करते हुए बिताए, जबकि वान किंग सचमुच किस्मत की धनी है। तुम दोनों के बीच का फर्क अब बहुत ज्यादा हो गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए भले ही तुम्हारी आंटी जू उस वादे को निभाने की जिद करे, हम वान किंग को रोक नहीं सकते। सुकिंग ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में उम्मीद भरी थी। कल तुम खुद अपनी आंटी जू के घर जाना और उन्होंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना। साथ ही वान किंग से बात करने का कोई मौका ढूंढना और सगाई तोड़ने का प्रस्ताव रखना। ठीक है, मैंने एक फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरी यादों के आधार पर लिनवान किंग और मैं, यानी इस दुनिया का मैं बचपन के प्रेमी प्रेमिका तो बिल्कुल नहीं थे। हमारे बीच कोई गहरा भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं था, इसलिए मेरे पास अभी के लिए अपनी मां की सलाह मानने और हालात जैसे भी करवट लें, उसके हिसाब से अपने अगले कदम तय करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। फिर भी नतीजा चाहे जो भी हो, मैंने तय कर लिया था कि लिन वॉनकिंग जो कुछ भी चाहेगी मैं उसे वह जरूर दूंगा। यह तो बस जू झिंग का एहसान चुकाने का एक तरीका है, जिन्होंने इतने सालों तक मेरे और मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा है, यह देखकर कि उसके बेटे ने कोई ऐतराज नहीं किया। सुकिंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना फोन निकाला, अपनी करीबी दोस्त जूजिंग को फोन किया और उसे बताया कि मैं जेल से रिहा हो गया हूं और उनके घर आने का इरादा रखता हूं। फोन रखने के बाद वह सीधे स्टडी रूम में गई और साफ साफ कहा, जियोफेंग जेल से बाहर आ गया है, वो कल हमसे मिलने आ रहा है। मैं चाहती हूं
कि तुम कल दोपहर मेरे साथ किराने का सामान खरीदने चलो ताकि हम उसका ठीक से स्वागत कर सकें। वो बाहर आ गया है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ किराने का सामान खरीदने चलूंगी। मैं खाना बनाऊंगी, और अगर तुम उसकी आर्थिक मदद करना चाहती हो तो मुझे उस पर भी कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन मेरी बस एक शर्त है, उसके और वानकिंग के बीच की सगाई टूट जानी चाहिए। कितनी पाखंडी हो तुम! तुम्हारा असल में मतलब क्या है? मेरा मतलब एकदम साफ है। लिन खैक हमारी बेटी के लायक नहीं है। जो आदमी जेल में सजा काट कर आया हो, वो हमारी वानकिंग के लायक कैसे हो सकता है? जुवे, तुम सच में बहुत ही बेतुकी बातें कर रही हो। तो क्या हुआ अगर मैं कर रही हूं? मैं यह सब हमारी बेटी की भलाई के लिए ही तो कर रही हूं। मॉम, डैड, प्लीज झगड़ा करना बंद करो। तभी लिन वैनकिंग स्टडी रूम में आई और अपने माता पिता का झगड़ा रोक दिया। जहां तक लिन फैंग और मेरी सगाई की बात है, मेरे अपने कुछ प्लान है। प्लान? कैसे प्लान? जुवेई और उसकी पत्नी ने तुरंत अपना झगड़ा बंद कर दिया और एक साथ पूछा, सगाई मैं नहीं तोड़ूंगी। बहुत बढ़िया। वान किंग, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ है। यह सुनकर जू जिंग का चेहरा खुशी से खिल उठा, जबकि जू वेई इतना हैरान रह गया कि वह अपनी कुर्सी से सीधा खड़ा हो गया। भगवान किंग, क्या तुम्हारी भी अक्ल तुम्हारी मां की तरह ही मारी गई है? चलो कुछ देर के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात छोड़ देते हैं। लेकिन लिन फैंग अभी अभी जेल से बाहर आया है। वो एक मुजरिम है। वह भला तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? डैड, जब आपको ये अच्छी तरह पता है कि लिन फैंग अभी अभी जेल से बाहर आया है, तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है इस खास मौके पर सगाई तोड़ देने का उस पर कैसा असर पड़ेगा और यह कितना बेरहम होगा? लिन वानकिंग ने पलटकर जवाब दिया। उसकी आंखों में थोड़ी सी हमदर्दी झलक रही थी। लिन वानकिंग की बातों ने जू वेई को चुप करा दिया। जू झिंग ने एक बार दादी की जान बचाई थी। उसने हमारे परिवार पर बहुत बड़ा एहसान किया था। भले ही हमने इतने सालों में सुकन और लिंग फैंग का वह कर्ज चुका दिया हो, लेकिन मेरी मां एक ऐसी औरत है जो वफादारी और नेकी को सबसे ऊपर मानती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह जी है। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी इज्जत खराब करे और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दे? वान किंग, भले ही ऐसा हो, तुम अपनी निजी खुशी की कुर्बानी नहीं दे सकती। वह एक जेल से छूटा हुआ मुजरिम है जिसकी इज्जत खराब हो चुकी है। इसके अलावा 5 साल जेल में बिताने के बाद वह समाज से पूरी तरह कट चुका है। पिताजी, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि लिन फैंग बिल्कुल सुकन की तरह एक नेक और ईमानदार इंसान है। वह जेल सिर्फ इसलिए गया क्योंकि दूसरों की रक्षा करने के लिए बहादुरी दिखाने के बाद उसे फंसाया गया था। जहां तक निजी ईमानदारी की बात है, मेरा मानना है कि वह उन सभी मर्दों से कहीं बेहतर है जिनसे मेरी शादी की बात चलाई गई थी। इसके अलावा मैं उससे अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं रखती। लिन वानकिंग का लहजा नरम पड़ गया, हालांकि उसकी आंखों में दृढ़ता की एक चमक अब भी बाकी थी। अभी के लिए मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूं, हमारी सगाई की आड़ में, ताकि उसकी जिंदगी के इस सबसे बुरे दौर में उसकी मदद कर सकूं और उसे जल्द से जल्द समाज से दोबारा जुड़ने और उसमें ढलने में मदद कर सकूं। अगली सुबह 9 बजे मुझे जो मिंगिंग शान का फोन आया। मिस्टर मिंग, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि संघ परिवार से जुड़े मामले को कैसे सुलझाया गया है। जो मिंगिंगान की आवाज में अदब झलक रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो परिवार की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैंने जो मिंगिंगान की बात सीधे सीधे काट दी। समझ गया मिस्टर लिन। ये सुनकर झोमिंग शवान के दिल में राहत की एक लहर और शायद कुछ और भी उठी। ठीक अगले दिन दोपहर में मेरी माँ सुकिन और मैं जैसा कि तय था शहर के बीचों बीच एक मिशेलन स्टार वाले रेस्टोरेंट में पहुंचे। आंटी जुजिंग पहले से ही एक प्राइवेट डाइनिंग रूम में हमारा इंतजार कर रही थी। उनके साथ लीन वॉनकिंग भी थी। जिस पल मैंने दरवाजा खोला, मेरी नजर अपने आप ही लीन वॉनकिंग पर जा टिकी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को एक कोमल गरिमा के साथ घेरे हुए थे। उसके नैन नक्श और हाव भाव में जियांगनान क्षेत्र की महिलाओं की खास कोमलता झलक रही थी। फिर भी उनमें एक कामकाजी महिला का पेशेवर आत्मविश्वास भी छिपा हुआ था। शाओ फेंक, आओ बैठो। आंटी जू झिंग ने मुझे खींचकर अपने पास बिठाया और अपनी आंखों में हल्की नमी लिए मुझे ऊपर से नीचे तक निहारा। तुम्हें वापस देखकर बहुत अच्छा लगा। लिन वान किंग भी खड़ी हो गई और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी।
उसकी आवाज बहुत कोमल थी जब उसने कहा, बहुत दिनों बाद मिले लिन खैंग। बहुत दिनों बाद मिले वान किंग। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि मन ही मन मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। मेरी मां के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। हमारी सगाई तोड़ने की बात मेरी जुबान पर ही, फिर भी मुझे उसे कहने का सही तरीका नहीं मिल रहा था। मेरी हिचकिचाहट को भांप कर सुकिन ने तुरंत बीच बचाव किया और माहौल को हल्का करने की कोशिश की। ओ वॉन किंग, तुम कितनी शानदार युवती बन गई हो। अपनी खुद की कंपनी शुरू करना और बॉस बनना। तुम तो हमारे शव फैंक से कहीं ज्यादा कामयाब हो। आंटी सू, आप मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। बस मेरी किस्मत अच्छी थी। लिन वान किंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई, जिसमें एक हल्की सी पूछताछ का भाव छिपा था। लिंद, पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल रहे हैं। ये एक सीधा साधा वाक्य था, फिर भी इसने मेरे दिल को सुकून पहुंचाया। उसने मेरी तरफ पूर्वाग्रह भरी नजरों से नहीं देखा, जैसा कि अक्सर दूसरे लोग करते थे, और ना ही उसने जानबूझकर जेल में बिताए मेरे समय के विषय से कन्नी काटी। उसकी इस खुलेपन और स्वीकार्यता के भाव ने मेरे अंदर की घबराहट को काफी हद तक शांत करने में मदद की। पूरे खाने के दौरान आंटी जूझिंग लगातार मेरी प्लेट में खाना परोसती जा रही थी और पिछले कुछ सालों में क्या क्या हुआ इस बारे में बातें करती जा रही थी। उनके हर शब्द में मेरी मां और मेरे लिए गहरी चिंता झलक रही थी। वही लिन वॉन किंग चुपचाप सुन रहा था और कभी कभार अपनी तरफ से कुछ शब्द बोल देता था। माहौल बहुत ही अपनापन भरा और शांत था। खाना खाते खाते बीच में मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाई और लिन वान किंग की तरफ देखा। वान किंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लिन वान किंग ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों की गहराई में कुछ समझदारी झलक रही थी। ये सगाई के बारे में है ना? मैंने सिर हिलाया और कुछ अपराध बोध के साथ बोला, वान किंग, मुझे पता है कि इस समय मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम एक बिजनेसमैन हो जिसने एक मशहूर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जबकि मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूं जो हाल ही में जेल से छूटा है। हमारे बीच का फासला बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें पीछे नहीं रोकना चाहता, इसलिए तो क्या तुम सगाई तोड़ना चाहते हो? लिन वान किंग ने मेरी बात बीच में ही काट दी। उसकी नजरें इस बार कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। लिन फैंग, मैं मना करता हूं। मैं हक्का बक्का रह गया। सूचिंग और जू झिंग ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। साफ लग रहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बात कहेगा। वान किंग, मुझे पता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। लिन वान किंग ने अपनी चोपस्टिक्स नीचे रखी और मेरी तरफ बहुत ही गंभीरता से देखा। तुम्हें लगता है कि क्योंकि तुमने जेल में सजा काटी है इसलिए तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया था। तुमने बहादुरी, गला साफ करने की आवाज दिखाई थी, फिर भी तुम्हें जाल में फंसाया गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा मेरा मानना है कि जो इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता, जो अपने अंदर की सच्चाई पर कायम रहता है, वह उन लोगों से कहीं ज्यादा भरोसे के लायक होता है जो ऊपर से तो बहुत शानदार दिखते हैं, लेकिन जिनके अंदर अंधेरा छिपा होता है। वह रुका, फिर आगे बोला, मैं तुमसे अभी इसी पल शादी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं बस तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं और खुद को भी एक मौका देना चाहता हूं। मैं तुम्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहता हूं। जब तुम समाज में फिर से ढल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। अगर आगे चलकर तुम ये तय करती हो कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं, या अगर तुम्हें कोई और मिल जाता है जिससे तुम ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे चिपका नहीं रहूंगा। लिन वान किंग के शब्द सच्चे और सीधे साधे थे, जिससे मेरे मन में भावनाओं का एक मिलाजुला एहसास जाग उठा। मैंने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, वान किंग, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हें सच में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। आंटी शू झिंग ने मुस्कुराते हुए मेज थपथपाई। यही तो जज्बा होना चाहिए। मुझे पता था कि वान किंग की पसंद अच्छी है। शियाफेंग सच में एक अच्छा लड़का है। सगाई को लेकर उठा ये तूफान आखिरकार एक हैरान करने वाले और बेहतरीन तरीके से शांत हो गया और लिन वान किंग के साथ मेरा रिश्ता एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। मैं लिन वान किंग की कंपनी में सिक्योरिटी डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो गया। तियान्यू में मैंने जो संपर्क और अनुभव हासिल किया था, उसका फायदा उठाते हुए मैंने सिक्योरिटी से जुड़ी कई पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर दिया। साथ ही सु परिवार के संसाधनों
और अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए मैंने कंपनी के लिए कई बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप डील्स पक्की की, जिससे कंपनी की परफॉर्मेंस आसमान छूने लगी। मेरी मां सूचिंग ने भी जोजो हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक अपना काम शुरू कर दिया। अपनी बेहतरीन मेडिकल काबिलियत और दयालु स्वभाव की वजह से उन्होंने बहुत जल्द ही अपने सहकर्मियों और मरीजों दोनों का प्यार जीत लिया। हमारा नया घर भी तय हो गया था, जो हॉस्पिटल के ठीक पास एक पॉश रिहायशी कॉम्प्लेक्स में था, जहां का माहौल बहुत सुंदर था और आने जाने की सुविधा भी अच्छी थी। एक महीने बाद 100 परिवार ने एक शानदार दावत का आयोजन किया ताकि मुझे जमनान और सच कहूं तो पूरे देश की जानी मानी हस्तियों और असरदार लोगों से औपचारिक तौर पर मिलवाया जा सके। उस दावत में आए मेहमानों में यजिंग के शेन परिवार की शेन रोशी भी शामिल थी। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिन, मुझे लगता है कि अब हम आखिरकार अपने सहयोग के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल मिस शेन। शेन रोशी की मदद से मैंने अपनी खुद की एक इन्वेस्टमेंट फर्म शुरू की। तेज दूरदर्शिता और एक मजबूत सहारे के दम पर मैं निवेश की दुनिया में तेजी से उभरा और इस इंडस्ट्री का एक बेहद जाना माना और प्रभावशाली नाम बन गया। इसी बीच लीन वानकिंग और मेरे बीच का रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। एक तारों भरी रात में मैंने वेस्ट ले के किनारे उसे शादी के लिए प्रपोज किया। वानकिंग, मुझ पर भरोसा करने और मेरे सबसे मुश्किल दौर में मेरा साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आंखों में आंसू लिए लिन वैनकिंग ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, मैं करूंगी।